जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी गुजर गई सर। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, जज़ाकल्लाह। आपको भी बहुत बहुत अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे और हमें इसकी सही स्पिरिट जो है उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हमारा टॉपिक बज़ाहिर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और टू दी एक्सटेंट की बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो इस टॉपिक की वजह से ये बहुत आगे चली जाती हैं, ये बहुत पीछे चली जाती हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के जो सारे प्रोसेसेस हैं ये आज हम डिसाइड करेंगे। अगेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें कोई चीज़ आती होगी हम पहले उसको देखेंगे या पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने स्टूडेंट्स को क्या चीज़ पढ़ानी है और किस स्पिरिट के साथ पढ़ानी है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ानी है। तो स्टूडेंट्स के लिए जहाँ करियर प्लानिंग के वक्त डिसीजन मेकिंग का बड़ा मुख्तलिफ आप कह लें कि मरहला होता है, मुश्किल मरहला होता है। दे हैव टू डिसाइड वेदर दे विल गो टू कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट के साथ साथ उनको बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट और शहर भी डिसाइड करना होता है। और वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने रैशनल बेसिस पे डिसीजन नहीं करते, वो बायस होके बहुत ज़्यादा डिसीजन करते हैं। और उसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स के अंदर भी कल्चरल और फैमिली की तरफ से भी शौक मिलते हैं। जैसे अभी एक केस मेरे पास आया हुआ है, एक साहब मेरे कज़न के दोस्त हैं, दुबई में रहते हैं, मैं मिल के भी आया था उनसे। उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से। उनका बेटा यहाँ नस्र में पढ़ रहा था, इंटरनेशनल सीट पे, जो उसकी फ़ीस तकरीबन 10 टाइम ज़्यादा होती है। अब उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। वो भी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि वो उसको एक रेगुलर स्टूडेंट के लेवल पे ले लें, वो शायद मेरिट का भी कोई थोड़ा सा इशू होता है। तो बहरहाल अभी मेरा इस सारी कहानी को शुरू करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको इम्पोर्टेंस बताई जाए डिसीजन मेकिंग की, कि डिसीजन मेकिंग में किन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है। तो अगर मैं आप दोनों से सवाल करूं और बारी बारी आप रोशनी डालें, ये स्लाइड आपके सामने है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। अपनी पर्सनल लाइफ में आप बताइए कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करती हैं। साइमा साहब, पहले आपसे मैं बात कर लेता हूँ। डिसीजन मेकिंग में आप किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं? कुछ चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं, कुछ हम अपने असातिज़ा किराम से सीखते हैं, कुछ हम अपने हालात से सीखते हैं, कुछ हम दूसरों को करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम भी इस तरह डिसीजन कर लें। आपके आपके नज़दीक डिसीजन मेकिंग के लिए 2-3 पॉइंट्स क्या होंगे जिनका आप ख्याल रखती हैं? सर, इसमें पर्टिकुलर मैं पॉइंट तो नहीं कर सकूंगी कि मैंने कहाँ से कुछ चीजें ली अपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से, बट यस, आई हैव सम एबिलिटी कि मैं डिसीजंस कर लेती हूँ सर। और किन चीजों को देखती हूँ, करंट जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए जो मेरी समझ बूझ मुझे उस वक्त ठीक लगती है। तो ये नहीं होता कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी हो भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस पे कोई अपना जो ओपिनियन होता है या डिसीजन होता है वो जल्दी कर लेती हूँ। ये नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहूं या मैं बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा सोचूं। मतलब ये थोड़ा मेरा पर्सनैलिटी का पार्ट है कि मैं इस तरीके से थोड़ा ले लेती हूँ सर। बाकी अच्छा बुरा नहीं कहूंगी कि अच्छा होता है या बुरा होता है, बट ये मेरा हाँ नहीं, एक मेरा कंफ्यूज नहीं रहती सर, मैं ज्यादा टाइम के लिए अपने आप को नहीं रखती। मतलब आर या पार जल्दी इधर उधर किया है। यस 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 सर, ये मेरी पर्सनैलिटी इसी तरह के आर या पार वाला सीन होता है। मैं ज्यादा अच्छा, टाइम दरमियान में नहीं रह सकती।
चले, वंडरफुल, ये तो आपने बहुत अच्छा क्लू दे दिया है। इज दिस वाइज इन टर्म्स ऑफ वेरी सीनियर पोजीशन से हम आपको वाइस चांसलर बना देते हैं यूनिवर्सिटी का, और हम आपको इसी तरह की डिसीजन मेकिंग करने देते हैं, तो क्या ये सही डिसीजन होगा हमारा? सर कुछ उसमें कहूंगी यस, बट सब में नहीं कहूंगी कि ये यस ये फौरन कर लेना बहुत अच्छा होता होगा। लेकिन जहाँ इस तरह की पोजीशंस में आपको डिसीजन करने चाहिए, तो वहाँ आपको कुछ जिस हवाले से आप डिसीजन कर रहे हो उससे रिलेटेड लोगों से मशवरा करना चाहिए, और फिर आप अपने ओपिनियन पे आ जाए और फिर आप उसको डिसीजन कर लें उस पर। तो चलो, ये अगर आप उस पोस्ट की बात करें तो मैं उसमें ये कहूंगी। ठीक जी। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर ना, आप किस तरह फैसले करते हैं और क्या अपने फैसलों पे आप मुतमईन होते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल या तो माइक नहीं है या सुन नहीं पा रहे अभी। चलें, हम आगे चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, हमारा आज का टॉपिक है स्टेप्स इन द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। हमें फ़ैसला किस बुनियाद पे करना चाहिए, ये फ़ैसले करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है फ़ैसला करने के लिए, वो अल्टीमेटली डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। नंबर वन है कि आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें कि आपका इशू क्या है या आपका चैलेंज क्या है, आप किस बेस पे ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। कई दफ़ा हम इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करते, पहली जो आइटम है हमारी, और हम फैसले करने शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, या हमारा केस क्या है। हमने एक बच्चे का एडमिशन करना है या कराना है यूनिवर्सिटी में, या हमने किसी की शादी करनी है, या हमने किसी की पोस्टिंग करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। अगर हम किसी सीनियर पोजीशन पे हैं, हम डीन हैं या एचओडी हैं या वाइस चांसलर हैं, 8 कैंपस हैं आपके नीचे, आपने किसी एक कैंपस में किसी एक डायरेक्टर का तयन करना है, तो आप डिसीजन किस बेस पे करते हैं? अब ये जो पहला डिफाइन करने का प्रॉब्लम डेफिनेशन है, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि बहुत सारे कैंपसेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसमें एडमिशन अच्छा नहीं होता। मैं एक यूनिवर्सिटी है, उसका फैसलाबाद का एक कैंपस है, उसमें शुरू में ये चैलेंजेस आए। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो यू हैव टू मेक योर डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। और नंबर एक। नंबर दो, ये हो सकता है कि उस कैंपस में जो स्टाफ है उनकी इंटरनल हार्मनी बड़ी डिस्टर्ब हुई है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, या फैकल्टी मेंबर्स के लड़ाई झगड़े चलते हैं, या फैकल्टी मेंबर्स की रिटेनरशिप नहीं है, या कई जगहों पे फैकल्टी मेंबर्स टिकते नहीं हैं ज़्यादा देर। अगर उस कैंपस में जाते हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से स्विच कर जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बड़ा सेटबैक होता है। 400% आपको लॉस होता है किसी एक पोजीशन को खाली करके उसकी जगह एक नया बंदा ला के जब आप रखते हैं, उसको एक्लेमेटाइज होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए 400% ज़्यादा टाइम लगता है, और आपका वो प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। चाहे वो टीचिंग है, चाहे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, किसी का ब्रांच ऑफिस है, या कोई फ्रेंचाइज है। सो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मेरी इस डिसीजन मेकिंग की जो पहली पॉइंट है वो प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या चीज़ सॉल्व करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इज इट कैंपस, accommodation in campus, physical accommodation, reputation in the campus, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, या स्टूडेंट्स का इनटेक बहुत कम है। आप उसको एनालाइज करके जब 4 या 5 कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम की वजह से आपको उस सोल्यूशन की तरफ जाते हुए, उस डिसीजन की तरफ जाते हुए अपना क्राइटेरिया चेंज करना पड़े, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और उस चेंज क्राइटेरिया की वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे बहुत काबिल आदमी तो नहीं चाहिए इस काम के लिए, लेकिन वो बंदा जिसकी रेपुटेशन या जिसकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ या स्कूल कॉलेजेस के साथ, जहाँ से आपका इनटेक आएगा। मैं एक एग्जांपल सिर्फ लेके अपनी इस
डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चों के या बच्चियों के रिश्तों की भी बात हो सकती है, उसमें भी हम बहुत बड़ा डिसीजन करने जा रहे होते हैं। मैं गुजर चुका हूँ 2 स्टेप से, 3 बहनों की शादियाँ कर चुका हूँ, तो टोटल 5 केसेस तो मेरे अपने घर के हैं। तो अल्लाह ताला इसमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ करनी चाहिए, 2 नफल पढ़ने चाहिए और उसके बाद ये काम करना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के या ऑफिस के जो डिसीजंस होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारा जो शरई तौर पे जो हुक्म है उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर पे चले जाएं तो फिर ये एनालिसिस जो आज हम करने जा रहे हैं, शायद आपके लिए, आपने पढ़े होंगे किताबों में बहुत सारी बुक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 90% केसेस में हम अंडर ग्रेड में पढ़ा देते हैं एक सेमेस्टर, लेकिन उसको पढ़ने के बाद लोग उसको कितना याद रखते हैं और क्या उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये वाला टॉपिक जो है ये एग्जैक्टली मैथमेटिक्स की तरह है कि 2 और 2 4 होते हैं। इसी तरह जब आप फैसला करने जाते हैं तो फैसला करते हुए आपको इन चीज़ों का ख्याल इसी तरह रखना पड़ेगा कि आपको कौन से पैरामीटर्स और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मलूज़ खातिर रखना है डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहला आपका आ गया प्रॉब्लम। दूसरा है आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। अब डिसीजन क्राइटेरिया मैं आज 3-4 पोजीशन पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि HEC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन खाली है पिछले 1.5 साल से, ठीक है ना। अब वहाँ पे डिसीजन नहीं हो रहा, अभी तक 2 दफ़ा ऐड दे चुके हैं उसका। अब ऑप्शन क्या है कि या तो आपका ऐड गलत है, या आपने इस रेपुटेशन, इस डेजिग्नेशन के साथ जो रेपुटेशन अटैच कर दी है वो गलत है, या आप अपनी पसंद का कोई बंदा लाना चाह रहे हैं, या आपको खतरा है कि यहाँ जो भी बंदा आएगा वो एक्चुअली तो उसने HEC चलानी है। चेयरमैन की पोजीशन तो सेरेमोनियल होती है, तो चेयरमैन और एक्टिंग जो ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो दोनों मिलके अपनी मोनोपोली को कायम रख रहे हैं। तो वो इस डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को बुलडोज कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं मसलहतन। अब वो अपनी दानिश में समझ रहे हैं कि हम दोनों चैंपियन हैं और हम दोनों जिस तरह HEC को चला रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर ये तरीका है तो फिर आपने वो डेजिग्नेशन क्यों रखी हुई है, फिर आपने उस डेजिग्नेशन को इतने इख्तियारात क्यों दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये ऐसी है जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जब आपके मुल्क में ये 2 पोजीशंस हैं तो फिर आपको ये चलाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि किसी एक पोजीशन को आप खाली कर दें, या आप रजिस्ट्रार को रखें और वाइस चांसलर को खाली कर दें, या वाइस चांसलर को रखें और रजिस्ट्रार को कहें कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको डिसीजन मेकिंग में क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि या जैसे हम रिश्ता करने जाते हैं तो क्या हमें अपनी नस्ल में या अपनी ज़ात में या फिर अपने फ़िरक़े में या फ़िक़े में या अपनी तहजीब में या अपनी ज़बान में, अपने इलाके में, अपने मुल्क में, या आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, और बाज़ लोग तो दीन या मज़हब से भी बाहर निकल जाते हैं और वो किसी दूसरे मज़हब से भी जाके शादी कर लेते हैं, दोनों सूरतों में कि वो उसको मुसलमान कर लेते हैं या नहीं करते और वैसे शादी कर लेते हैं। जो भी है, मैं इस वक्त अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या सेट किया आपने जिसकी बेस पे आपने ये फैसला करना है। ये दूसरा की पॉइंट है आपका कि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लेना है। जैसे मियाँ बीवी हैं, वो अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। ये फैमिली के अंदर एक अनरिटन क्राइटेरिया होता है कि जी हमने सैयदों से बाहर शादी नहीं करनी, हमने जाट गुजर या बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, हमने अहले सुन्नत वल जमात में शादी करनी है, इसके अलावा नहीं करनी, या हमने अहले हदीस में शादी करनी है, इसके अलावा क्राइटेरिया जो भी होगा। पाकिस्तानी है, ड्यूल नेशनल है, जैसे अभी तानिया साहिबा जो हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को रिज़ाइन करना पड़ा, सो कॉल्ड कि जी वो ड्यूल नेशनलिटी का इशू था। अब क्या वाकई ड्यूल नेशनलिटी का इशू था? अगेन हम उसको तफसील में नहीं जाते, लेकिन हम अप फ्रंट फेस टू फेस जो चीज़ नज़र आ रही है उसको ले लेते हैं। तो क्राइटेरिया क्या सेट किया हुआ था कि ड्यूल नेशनल होगा तो उसको एडवाइज़र नहीं लगाएंगे? आंसर इज नो। और कोर्ट ने भी बरी कर दिया उनको, या कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। इस बेस पे हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर के किसी भी स्पेशल असिस्टेंट को मना नहीं कर सकते। सो क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 इसका क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पे आपने फैसला करना है। सो योर क्राइटेरिया मस्ट बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल दी डिसीजन मेकिंग मेंबर्स। जैसे
सिलेक्शन बोर्ड होता है, तो सब लोग बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि ये क्राइटेरिया है, इतनी एजुकेशन होगी, इतना एक्सपीरियंस होगा, इतने साल इसने काम किया होगा, पढ़ाया होगा इस काम में, और इतने इसकी पब्लिकेशंस होंगी, इतने इसके जर्नल्स में ये लिखा हुआ होगा, और इतना इतना ये मिनिमम बेंचमार्क। तब आप फैसला करते हैं कि जी इसको, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको बुलडोज कर दिया जाता है, बाद में केस बनते हैं, चैलेंज होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड प्रॉब्लम क्या है। दूसरे नंबर पे आपने आपका क्राइटेरिया क्या है डिसीजन मेकिंग का। तीसरे नंबर पे फिर आप कहते हैं एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया। आप कहते हैं कि जी ठीक है, मुसलमान होना चाहिए, ज़ात बरादरी में होना चाहिए, आपका जो फ़िक़ा है या आपका जो मसलक है उसके अंदर होना चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए। अच्छा, इन चारों पॉइंट्स को आप वेट कितना देंगे? आप कहेंगे कि जी 90% तो मुसलमान होना चाहिए, 10% तो मैं, या इतने परसेंट ज़ात बरादरी हो जाए तब भी ठीक है, अगर बाहर भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है, सैयद या गैर सैयद, आपने वेटेज दे देनी है उसको, ठीक है ना। इसी तरह आप जब किसी पोजीशन के लिए वैकेंसी अनाउंस करते हैं तो उस वैकेंसी में भी आप कोटा सिस्टम होता है, पंजाब सिंध, उसकी वेटेज दे देते हैं, आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है उसकी वेटेज दे देते हैं, आपका जो रिटन टेस्ट होता है आप उसकी वेटेज दे देते हैं, एंड सो ऑन। सो बहुत सारे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं आप, उसकी बेस पे आप फैसले कर सकते हैं। सो एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया। अपने ही फैसला करने की जो सलाहियत है उसके लिए थोड़ी सी डिफाइन कर लें आप अपने आप को पूरी कमेटी के लिए कि आपकी डेफिनेशंस क्या होंगी और वेटेज क्या होगी, उसकी बेस पे आपने फैसला करना है। डेवलप द अल्टरनेटिव्स। अगर ये ना हुआ, अगर कोई कैंडिडेट इन चारों पे पूरा नहीं उतरता, तो क्या हमने इसको ख़त्म करना है, इस एडवर्टीजमेंट को, इस वैकेंसी को दोबारा अनाउंस करना है, या हमने इसमें से ही जो बेस्ट आ जाएगा उसको ले लेंगे। अगर कोई 40% मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहा है, या 60% या 80% आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो क्या उसके बाद हमने क्या करना है? तो ये आपने पहले से लिख के रखना है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। उसके बाद इवेल्युएट दी अल्टरनेटिव्स। जब आपने देख लिया कि अगर ये ना हो तो उसके बाद हमने अल्टरनेटिव में लोएस्ट कैंडिडेट को ले लेना है, या उससे अगले अभी जैसे एक पोजीशन यहाँ अनाउंस हुई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के एमडी के लिए, वो जो साहब नॉमिनेट हुए हैं जिनको ऑफर लेटर दिया है उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो 30 डेज का टाइम होता है ज्वाइन करने का एज पर रूल्स। अगर 30 डेज में वो ज्वाइन नहीं करते तो फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? जो नंबर 2 है उसको आप चांस देंगे या आप इसको स्क्रैप कर देंगे, दोबारा इश्तिहार देंगे? ये फैसला पहले करना है कमेटी ने। तीसरे नंबर पे फिर आप कहते हैं कि नहीं अच्छा कोई बात नहीं, सेकंड है उसको दे दें, थर्ड है उसको दे दें। लेकिन बाज़ केसेस में क्या होता है कि आप डिफाइन कर लेते हैं कि यार सेकंड और थर्ड तो अच्छे ही नहीं है, ये नहीं चला सकते इस डिपार्टमेंट को, कमेटी ये डिसाइड कर लेती है। और ऑल्दो के बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छा चला सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं चलाया उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली। सो आपने अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको वेट देने हैं, वेट देने के बाद उनकी इवेल्युएशन भी करनी है। ये आपका 5th पॉइंट था, इवेल्युएट दी अल्टरनेटिव्स। 6 है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। आप जो आपके पास क्राइटेरिया अवेलेबल है उस क्राइटेरिया में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या चूज कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट रोज की बुनियाद पे कि जी हमारे बच्चे ने एफएससी कर ली है, तो अब बताइए उसको हम कहाँ एडमिशन कराएं। कहाँ से मुराद उनका होता है कि लम्स में करा दें, आईबीए में करा दें, यूईटी में करा दें, जीकी में करा दें, नस्ट में करा दें, फास्ट में करा दें, कस्ट में करा दें, बैरिया में, एयर यूनिवर्सिटी में। मैं इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मुझे फैसला किस बेस पे करना है? नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 क्राइटेरिया, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, वेटेज, फलाना फलाना फलाना। तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहता हूँ कि पहले आप बताइए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपने लम्स में अप्लाई किया, आप सेलेक्ट हो गए, मेरिट पे आ गए, आईबीए में आप मेरिट पे आ गए हैं, जीकी में आप मेरिट पे आ गए हैं, फिर आप मुझे बताएं कि जी इन तीनों में से, उन तीनों में से भी मैं ब्लंटली कोई फैसला नहीं कर सकता कि इसको जीकी में करा दें या इसको आप लम्स में करा दें। मैं उसकी फिर फी क्राइटेरिया देखता हूँ, मैं उस बच्चे का एप्टीट्यूड देखता हूँ, मैं पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी देखता हूँ कि क्या इतनी बड़ी डिग्री 14 लाख में करनी ज़रूरी है, 50 लाख में करनी ज़रूरी है,
और 1 करोड़ में करनी जरूरी है। ये मैं पाकिस्तान के रेट बता रहा हूँ आपको। सेम डिग्री 12 लाख में हो रही है, 50 लाख में हो रही है, करोड़ रुपए में हो रही है। आप इन तीनों में से अफोर्ड कौन सा कर सकते हैं? करोड़ रुपए में आप अफोर्ड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? करोड़ रुपए में अफोर्ड करने के बाद क्या उस करोड़ रुपए की वैल्यू है कि वो 12 लाख रुपए की जो सीट है उसको सुपरसीड कर लेगा? या मैं इसकी एक और बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे करोड़ रुपए वाली यूनिवर्सिटी है, ये एक पूरे करियर की करोड़ रुपए फीस है, उसमें आपका बच्चा 50वें नंबर पे है रैंकिंग में, और जहाँ पे 12 लाख रुपए की फीस है वहाँ पे आपका बच्चा पहले नंबर पे है। तो आप क्या पसंद करेंगे? ठीक है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर बिजनेस एजुकेशन में किसी ने 50 लाख वाली या 1 करोड़ वाली डिग्री करनी है, तो मैं किसी को ये कहता हूँ, और एज एन एंटरप्रेन्योर, हेड ऑफ द PIE, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप 1 करोड़ रुपए में अपने बेटे को बिजनेस करा दीजिए। और बिजनेस कराने के लिए ये आजकल जो BBA है, आई एम सॉरी टू से, इसकी कोई इफादियत नहीं है। ये BBA जो है एक सिंपल डिग्री है जिसके बाद कोई जॉब की शॉर्टी नहीं है आपको, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ की नहीं है, इसमें टेक्निकल स्किल्स कोई भी नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस है ना, उसमें कम से कम एक टेक्निकल स्किल आती है कि आप एक टेक्निकल चीज़ उसमें जान जाते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग, एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स आपकी होती है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जब आप तीनों कैटेगरीज को 12 लाख वाली, 50 लाख वाली, करोड़ रुपए वाली कंपेयर करेंगे, तो करोड़ रुपया खर्च करके भी उसने उसी लाइन में लगना है जहाँ पे उसको 30-40 हज़ार रुपए की जॉब मिलेगी। ये मैं प्रैक्टिकल लाइफ पाकिस्तान की जो है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ये कह देना कि जी लम्स का बच्चा बड़ा इंटेलेक्चुअल होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल बच्चा जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी में अप्लाई करेगा जहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं। उस 2 सीटों पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर MTO रखते हैं, और गालिबन उसमें एक सीट 1.5 लाख रुपए की होती है और एक सीट 1 लाख रुपए की होती है, और ये 1 साल के लिए होती है। और उसके बाद अगर वो बच्चा या बच्ची परफॉर्म करते हैं तो उनको फिर आगे जॉब मिल जाती है। ठीक, सो आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करता है ऑन योर नॉलेज, ऑन योर डे टू डे एक्सपीरियंस, ऑन योर डेटा गैदरिंग, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, और उसकी बेस पे आप एनालिसिस क्या कर रहे हैं। मैं अभी बाइसिंग और अनबाइसिंग के ऊपर आगे जाके बात करूंगा। तो आप इन बेसिस पे जब डिसीजन करते हैं कि बच्चे ने आके 50 लाख रुपए खर्च करके, 1 करोड़ रुपए खर्च करके, 12 लाख रुपए खर्च करके, और सो कॉल्ड 3 लाख रुपए की डिग्री भी BBA में होती है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें से भी अगर टीचर अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं, इस्लामाबाद जैसा शहर है या लाहौर जैसा शहर है, और उसकी 4 इंटर्नशिप जो हैं चारों समर की बहुत अच्छी हो जाती हैं, यानी उसको टीचर्स और मेंटर्स और कोच अच्छे मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि वो 50 लाख और 1 करोड़ वाली डिग्री से भी बेहतर हो। मैं अगेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। डिसीजन मेकिंग में आपको ये 6 क्राइटेरिया जो हैं इनको देखना पड़ेगा कि आप इनमें से किन चीज़ों को कैसे देखते हैं। उसके बाद है जी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पर्सपेक्टिव को, परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। परसीवर के अपने पर्सपेक्टिव हैं और सिचुएशन के अपने पर्सपेक्टिव हैं, टारगेट्स के जो अपने पर्सपेक्टिव हैं। हम इन तीनों सेक्शंस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं स्लाइड पे, एटीट्यूड्स, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस, ये परसीवर्स के कॉन्टेक्स्ट हैं जिसके अंदर आप एनालिसिस करेंगे। ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पे। सिचुएशन में क्या होता है कि जी टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग। अब टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि लम्स ने कह दिया कि जी आप मेरिट पे तो आ गए हैं, लेकिन आपने परसों तक डिसीजन करना है, अपने फीस जमा करानी है, वरना हम आपकी सीट कैंसिल कर देंगे। तो टाइम की बाज़ औक़ात बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। आपने जहाज़ में सीट करानी है, सीटें बहुत कम हैं, आपने जाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन
आपको ट्रिपल किराया देना पड़ रहा है आजकल, जो अमेरिका, गल्फ और सऊदी अरब से आने या जाने के लिए 1 लाख की बजाय 3 लाख रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। तो टाइम अगर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो फिर आपको फैसला करना है। एडमिशन्स के लिए आपको फैसला करना है। कंपनी कहती है जी आप कल आके ज्वाइन कर लें, वरना आपको हम 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। जैसे अभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की मैंने आपको एग्जांपल दी है। उसके बाद वर्क सेटिंग्स हैं और सोशल सेटिंग्स हैं, दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसका भी इम्पैक्ट आता है कि आपने वर्क सेटिंग्स कैसे करनी है। जैसे आपके पेरेंट्स लाहौर में रहते हैं, आपको अगर बोर्डिंग में आके रहना है तो ये भी एक मेरे हिसाब से गलत फैसला है। कुछ लोगों के लिए ठीक होता है, पेरेंट्स के बगैर रह के बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे ख़राब हो जाते हैं, दोनों फैक्टर्स हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सऊदी अरब से, गल्फ से अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा शिफ्ट हो गए। 3 बच्चों ने पढ़ना था। अब 3 बच्चों को अगर यहाँ से बैठ के वो फीसें फीड करते तो वो बहुत महंगा काम हो जाता। उन्होंने फैसला ये किया कि वो वक्त से पहले फैसला करना पड़ता है और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग। तो वो तीनों बच्चों को पढ़ाने की खातिर दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो मूव कर जाते हैं यहाँ से, और उस मूव करने के बाद उनका जो वहाँ सेटलमेंट होती है, तो बाप भी वहाँ जाके कमाता है, बीवी भी वहाँ जाके कोई ना कोई काम ढूंढ लेती है, और तीनों बच्चे जो हैं वो अपने घर में रह के वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ एडमिशन उनका होता है तो वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो आपका वर्क सेटिंग्स और सोशल सेटिंग्स जो हैं ये भी आपके डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इन टारगेट, नोवेल्टी है, मोशन है, साउंड्स हैं, साइज है, बैकग्राउंड है, प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है। ये दोनों ये 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स हैं, ये यस और नो दोनों सूरतों में हो सकते हैं। मसलन नोवेल्टी में आपके पास यूनिक आइडिया आ गया कि हाँ यस, सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं आजकल 26% जो फ्यूचर अगले 10 साल में जॉब्स आएंगी वो सोशल साइंसेज में आएंगी, 26%। बल्कि कोविड-19 से पहले का एनालिसिस है, मेरे ख्याल में अब जो एनालिसिस कोविड-19 के बाद आएगा 2-3 महीने के बाद, उसमें ये शायद सोशल सेक्टर और बढ़ जाए। मेरी अपनी वो है परसेप्शन कि ये 30 और 40% के दरमियान में फ्लोट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मोशन है कि आप किस मोशन के तहत या किस एक्टिविटी के तहत इसको टारगेट में लेके जा रहे हैं। साउंड्स हैं, किन किन क्या क्या फील होता है आपको, या क्या कहते हैं ना साउंड्स गुड, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में साइज क्या है आपका, जो पूरा डिसीजन मेकिंग का जो पैराफिनिलिया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी बैकग्राउंड क्या है। आप सिर्फ रियलिटी की बेस पे बात कर रहे हैं या देखा देखी पे बात कर रहे हैं, फलाने ने कर लिया था तो मैं भी कर लूँ, उसकी बात कर रहे हैं, या सिमिलैरिटी या प्रॉक्सिमिटी के केस में कि उसके इतने नंबर आए, उसने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, मेरे भी इतने नंबर हैं तो मैं भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि आपके फिजिक्स में और मैथ में नंबर कैसे हैं, आप फिजिक्स और मैथ में एग्जीक्यूशन में कैसे हैं। नंबर तो आपने ले लिए, किसी वजह से हादसाती तौर पर नंबर अच्छे आ गए। सो बहुत सारे बच्चों को हमने जब करियर काउंसलिंग में बिठा के डिसीजन मेकिंग पे लेक्चर दिया इस पर्सपेक्टिव में, तो फास्ट इस्लामाबाद में 40% बच्चों ने अपना जो जहन बनाया हुआ था एडमिशन किस डिपार्टमेंट में जाके लेना है, उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपके डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज होती हैं। उसके बाद है क्या चीज़ें आप डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती हैं। सबसे पहली बात में, एनालाइज द सिचुएशन एंड एडजस्ट योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल टू फिट द सिचुएशन। अब मैंने जैसे 3-4 फैक्टर्स आपको बच्चे के एडमिशन के लिए गिनाए कि बाप की इनकम कितनी है, रहते कहाँ पे हैं, बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरफ है, बच्चे की फिजिक्स मैथ और इंग्लिश कैसी है, बच्चा क्या सेल्स ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। टेक्नोलॉजी में फिर 2 चीज़ें होती हैं कि वो रिसर्च ओरिएंटेड है या हैंड्स ऑन काम करने वाला स्किलफुल बच्चा है, ठीक है ना। ये एनालिसिस अगर आपका पहले हो जाता है तो फिर आपके डिसीजंस कुछ और होंगे। आपने जॉब करनी है, अब फीमेल के लिए क्राइटेरिया और फर्क हो जाता है। आपने जॉब करनी है, आपके अपने घर के पास है, आपको ट्रैवल टाइम कितना लगता है, आपकी ग्रोथ कितनी है, यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, आपको छुट्टी कितनी मिल सकती है,
आपके मियाँ कहाँ पे पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या क्या बिजनेस करते हैं या उनकी कोई जॉब है, वो जॉब और आपकी जॉब। अब जैसे मेरी बेटी की एक क्लास फेलो थी, उसके मियाँ जो हैं वो आर्मी ऑफिसर कैप्टन थे, वो बच्ची जो है उसने MBBS कर लिया, तो उसका एडमिशन यहाँ इस्लामाबाद में पिम्स में उसको हाउस जॉब मिल गई। लेकिन जैसे ही उसका शादी हुई उसको जाना पड़ गया कोयटा। कोयटा अभी वो पहुंची है और वहाँ जाके वो अपने हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे कर रही थी हाउस जॉब के लिए, तो पता चला जी कि साहब बहादुर की ट्रांसफ़र जो है वो वजीरिस्तान हो गई है। अब वो वहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठा के तो यहाँ इस्लामाबाद में अपने पेरेंट्स के पास आ गई। 6 महीने बाद पता चला जी कि वजीरिस्तान से उनकी दोबारा से यूनिट पूरी की पूरी जो है वो कहीं और मूव कर गई है। सो आपको डिसीजन मेकिंग में टन्स ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप फैसला करते हैं। बी अवेयर ऑफ बाइसेस एंड ट्राई टू लिमिट देयर इम्पैक्ट। बाइसिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुआशरे में डिसीजन मेकिंग में, कि हम बहुत जल्दी दूसरों से बाइस हो जाते हैं। फलाने के बच्चे ने ये एडमिशन लिया तो हम भी उसी में जाएं, फलाना ऑस्ट्रेलिया चला गया हम भी। मुझे हैरत होती है कि हम कितने जालिम हैं और कितने बायस्ड हैं। गुजरात शहर से पता नहीं कितने लोग वाया कोयटा, ताफ्तान, ईरान, तुर्की, इटली, यूरोप जाते हैं। कितने लोग मर चुके हैं इस ट्रैवल के दौरान में, कंटेनर्स में बंद कर दिया, कश्ती उलट गई, चिल्ड पानी में, बर्फ के पानी में वो समुद्र में गिर जाते हैं, गिरा देते हैं उनको, फेंक देते हैं। उसके बावजूद लोग बाहर जा रहे हैं, तो कोई चीज़ तो है जिसके ऊपर ये फैसले हो रहे हैं। बाइसिंग है। अब क्या पैसा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है या माँ बाप के लिए बच्चा सामने होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बच्चे का कैरियर बन गया, माँ बाप पीछे मर गए उसके गम में। कई लोग ये भी प्रेफर करते हैं, उनके नज़दीक दिस इज अ डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग, बच्चे की ज़िंदगी बन गई। सो टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मटीरियल कि जिसकी बेस पे आप फैसला करते हैं। अगेन बाइसिंग मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। जॉब डिसीजन होता है। कई लोग, जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के वाइस चांसलर की, उनको ऑफर लेटर आया, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं जाना, वो तो बहुत दूर है, 5 घंटे यहाँ से ड्राइव करनी पड़ती है, नई यूनिवर्सिटी बन रही है अभी, उसको बनाऊंगा, जाऊंगा, करूंगा। हम 4-5 लोगों ने बैठ के फिर उनको समझाया कि जनाब ये अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलती है, 5 घंटे की ड्राइव हफ्ते में एक दफ़ा करनी है आपने। फैमिली, उससे पहले आपकी फैमिली सऊदी अरब में थी, भाभी जो है सऊदी अरब में थी, वहाँ पढ़ा रही थी। वो खुद 4-5 साल के लिए मोरक्को में थे 2 दफ़ा। फिर उसके बाद मतलब वो फैमिली स्प्लिट चल रही थी उनकी। तो हमने कहा जी आप ये 4 साल का जो आपका पीरियड है इसको अवेल कर लें। हमने कन्विंस किया, आप कह लें बायस किया, वो किसी और चीज़ में बायस थे, हमने किसी और चीज़ में। तो अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरे दोस्तों ने बड़ा सही मशवरा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल ऑफ, और मुझे अब मज़ा आने लग गया है कि मैं एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ जो कि चलेगी, तो उस पूरे ये 100 किलोमीटर की रेडियस में उसका एक इम्पैक्ट आएगा जो कि आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप किन बेसिस के ऊपर बायस होते हैं और उन बायसेस के ऊपर आपके डिसीजन होते हैं, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंबाइन रैशनल एनालिसिस विद इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस। बाज़ यूनिवर्सिटियों में, बाज़ सरकारी इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंकिंग में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, नेस्ले टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान टोबैको कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती हैं, जहाँ वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ SOPs पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। उस कंपनी का पियोन और प्रेसिडेंट दोनों एक टेबल पर बैठ के लंच कर सकते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस कल्चर की वजह से फिर आपकी डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। आप देखा देखी करते हैं कि यार ये 5 प्रोफेसर जो हैं GIK में आके बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं भी जा सकता हूँ। अगर ये अपनी इतनी सेक्रीफाइस करके आ गए हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये बायस ज़रा डिफरेंट किस्म की बायस है, ठीक है ना। तो आपको इस बेस पे भी बाज़ औक़ात डिसीजन करना पड़ता है, या डिसीजन करने में ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। नंबर 4 पे आता है, डोंट अज्यूम दैट योर स्पेसिफिक डिसीजन स्टाइल इज अप्रोप्रिएट टू एवरी सिचुएशन। अब ये एक फैसला जो है डॉक्टर तारिक साहब के केस में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का किया है, तो ये किसी और वाइस चांसलर साहब के किसी और शहर की किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और फैमिली के साथ भी सेम फैसला सूटेबल होगा? आई एम सॉरी, नहीं होगा। इसलिए
कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये पिछले 15 साल से अलग अलग रहने के आदी हैं। ये रह चुके हैं, भाभी 3 साल सऊदी अरब में रही हैं, डॉक्टर तारिक साहब मोरक्को में रहे हैं 2 अलग अलग पीरियड में, फिर वो पाकिस्तान में थी तो वो मोरक्को में थे। दूसरी फैमिली जो है वो एग्जैक्ट इन्हीं सिचुएशंस में पनप नहीं सकती, या उनके बच्चे जो हैं इस सिचुएशन में संभल नहीं सकते। बच्चे जो ग्रोन एज जो हैं, मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, तो माँ और बाप दोनों अगर सर पे नहीं है तो आपके फैसले गलत हो सकते हैं। सो टन्स ऑफ मटेरियल। उसके बाद आप इसको नेशनल लेवल पे ले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, आप इसको ब्यूरोक्रेसी में ले जाएं, आप इसको लीडरशिप में ले जाएं, आपके फैसले चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे। वही फैसला जरदारी साहब ने किया, वही नवाज शरीफ साहब ने किया, वही इमरान खान साहब करेंगे? नो, नहीं हो सकता। उस वक्त नैब और थी, आज नैब और है। उस वक्त फौज और थी, आज फौज और है। उस वक्त के हालात और थे, आज कोविड-19 के बाद के हालात हैं। जिंदगी फर्क हो गई है। ये डिजिटलाइजेशन के 10 साल पहले मैंने अर्ज किया कि 10 साल और लगने थे हमें यूनिवर्सिटियों को डिजिटलाइज करने में, लेकिन हमें 10 साल का जो जंप लगा वो 3 महीने के अंदर यूनिवर्सिटियों को पता चल गया कि नहीं, अब हमारा सर्वाइवल सिर्फ डिजिटलाइजेशन पे है। तो ईआरपी सॉल्यूशंस और कैंपस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन की धड़ाधड़ अभी सुबह से लेकर अब तक की हमारी सारी, मेरे ऑफिस की जो आज दूसरे दिन की कार्रवाई थी, तो सारी की सारी डिजिटलाइजेशन पे थी। सो बाज़ औक़ात इस तरह के जो हादसात होते हैं वो भी आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को फास्टन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं, स्मूदन कर देते हैं, आपको आसानियां पैदा कर देते हैं कि ये होगा। उसके बाद नंबर 5 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनहांस पर्सनल क्रिएटिविटी बाय लुकिंग फॉर नोवेल सिचुएशंस और सीइंग प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज एंड यूजिंग एनालॉजीज। जैसे मैंने डॉक्टर तारिक साहब की एग्जांपल दी है। हाँ, आप अगर डिस्करेज हो रहे हैं या आप दूर दराज इलाके में जाने से घबरा रहे हैं तो वहाँ आप फिर अपने मतलब की चीज़ें पैदा कीजिए। वहाँ आपका सर्किट हाउस ज्वाइन कर लीजिए, क्लब ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ का जो कोई चैम्बर है उसको ज्वाइन कर लीजिए, या इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं है तो बना दीजिए जाके, ठीक है ना। सो अगर आपने करना है तो फिर आपके पास बेइंतहा ऑप्शन है, नहीं करना है तो फिर आपके पास बेइंतहा ऑप्शन है। अगर आपने अपना करियर बनाना है और 3 साल आपको पता है कि मुश्किल के हैं और आपने लेक्चरर से एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, लेट्स डू इट। और अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप अकेले रह सकते हैं, लेट्स डू इट। शादी के बाद के हालात मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना। अगेन उसमें भी बहुत सारे लोगों की फिलॉसफी फ़र्क है। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मियाँ 25 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं, बेगम यहाँ पे हैं, बच्चे पाल रही हैं बेचारी, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा अब्बा कौन है, पैसे को ले आ रहे हैं, घर बन गया, 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, किराए पे दे दिए। 25 साल बाद जब वो साहब खुद तशरीफ लाए परमानेंट, तो बच्चों को बड़ा बुरा लग रहा था कि ये कौन बंदा है जो आके हमारे घर में बैठ गया और हमारे ऊपर रोब डालता है, क्योंकि उन्होंने कभी रोब सुना ही नहीं था। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। सो आपको डिसीजन ये करना है कि 25 साल के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, इसको भी आपने अभी से एनालाइज करना है। फिर आपने 2, 3, 4, 5 उन लोगों से जाके मिलना है जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तब आप सही फैसला करने की काबिल हो जाएंगे। ये एक स्लाइड है जिसमें आपने देखा फ्रेंचाइज, प्रॉफिट, सक्सेस, ग्लोबल, कंसल्टिंग, लॉ, रेगुलेशंस, इवेंट्स, अप्रोच, ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर, एक्सक्लूसिव, बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, फ्रेंचाइज, एग्रीमेंट, पार्टनर, इन्वेस्टमेंट, यू नेम इट। इनमें से किसी एक के अंदर आपको जाना है तो सबके लिए फैसले फर्क होंगे, किसी एक चीज के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, किस तरह का फैसला कर रहे हैं। जिस तरह का आपको फैसला करना है उसके बाद फिर आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अलाइन करते हैं, मैच करते हैं, मैप करते हैं, फिर आप डिस्कस करते हैं लोगों के साथ कि हमें ये फैसला करना है, मुझे हेल्प कीजिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 3 डिफरेंट लोगों से जाके मशवरा करूँ जो कॉम्पिटेंट हों उस फील्ड के जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो फैसला आता है वो बहुत कॉम्पिटेंट फैसला होता है और मुझे उसमें मुश्किल नहीं होती, मुझे उसमें तकलीफ नहीं होती, ठीक है। टुवर्ड्स रिड्यूसिंग बायस एंड एरर्स, ये कुछ नसीहतें हैं, ये गौर से ज़रा देख लीजिएगा। फोकस ऑन गोल्स, क्लियर गोल्स मेक डिसीजन मेकिंग ईजियर एंड हेल्प टू एलिमिनेट ऑप्शंस इनकंसिस्टेंट विद योर इंटरेस्ट। आपको पता है कि मैं प्रोफेसर उस वक्त बनूंगा जब ये 4 चीज़ें मैं कर लूँगा, और ये 4 चीज़ें मेरी जो हैं
ये फलानी रिमोट यूनिवर्सिटी में जाके ये फलाने वाइस चांसलर के अंडर काम करके या फलाने डीन के साथ काम करके मैं हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, गो हेड, 3 साल का कड़वा घूंट भर लें, क्योंकि प्रोफेसरशिप सबसे आखिरी ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल हमारे माशरे में डेजिग्नेशन है, और डीनशिप जो है ये सबसे कॉम्पिटेंट डेजिग्नेशन है मेरे नज़दीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद वाइस चांसलरशिप जो है वो एक सेरेमोनियल पोजीशन है। तो आपको फैसला करना है कि आपने गोल क्या अचीव करने हैं। लुक फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिसकन्फर्म्स बिलीव्स। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है हमारा कि ये होगा, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, फलाना हो जाता है। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मशवरा करें लोगों के साथ जाके। overtly considering ways we could be wrong, challenges or tendencies to think we are smarter than we actually are। बाज़ औक़ात हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को सिमुलेट करते हैं या 2 या 3-4 लोगों से जाके मिलते हैं, वैसे मुझे बच्चे लोग आके कहें ना कि जी हम बच्चे का एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में कराएं, तो मेरा पहला जवाब ये होता है, जनाब आप क्या सब यूनिवर्सिटियों में क्वालिफाई कर चुके हैं? आप नस्ब में भी कर चुके हैं, फास्ट में भी कर चुके हैं, कॉमसेट्स में भी कर चुके हैं? कहते हैं नहीं अभी तो अप्लाई करना है। तो मैंने कहा जी आप अभी जाइए, जाके जिन यूनिवर्सिटियों में आप समझते हैं पिछला मेरिट देख के कि आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, और फिर 3 महीने का पैरामीटर्स हैं, आपका नंबर्स हैं, आपकी एंट्री टेस्ट है या आपका एनटीएस है, इन तीनों की बेस पे फिर चौथा बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। फिर आपकी मैट्रिक और एफएससी के नंबरों की भी बाइसिंग होती है। उन सब चीज़ों के साथ मिलके आप किस यूनिवर्सिटी के काबिल हैं, 1 या 2 या 3, हाँ 3 यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन हो गया है, फिर आप मेरे पास आए तो फिर मैं आपकी सारी केस स्टडी करके आपकी सारी सिचुएशन देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि जी आपके बच्चे के लिए ये यूनिवर्सिटी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ठीक है ना। उसी बेस पे आपने ये बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये फैसला करना है। डोंट ट्राई टू क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ रैंडम इवेंट्स। कोई एक वाकया हो गया, बारिश आ गई, सैलाब आ गया, कराची डूब गया, तो मैंने कराची नहीं जाना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं नॉर्दर्न एरिया में ग्लेशियर आ गए या डाउन लैंडस्लाइड हो गई, मैंने नॉर्दर्न एरिया नहीं जाना। ये फैसला आप नहीं कर सकते। या 2 वाइस चांसलर जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, मैंने वाइस चांसलर नहीं बनना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी और उनकी सिचुएशन में फ़र्क है। बाज़ केसेस में इनजेन्युइनली फंस जाते हैं लोग, अपना होमवर्क पूरा नहीं करते। अभी एक वाइस चांसलर साहब हैं, उनके ऊपर नैब का केस बन रहा है। अब उन्होंने क्या क्या लूप होल्स छोड़े थे अपने उस ऑपरेशंस के दौरान में, वो कैसे हैंडल किया था, क्या अपने से काबिल लोगों को, अपने से सीनियर लोगों को उन्होंने पूछा था जाके कि यार मैं ये टेंडर करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं किन चीज़ों का ख्याल रखूँ, ये मैं इतने बिलियंस के खर्चे करने जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखूँ। अगर नहीं रखा था देन ही हैज़ टू पे द प्राइस। इंक्रीज योर ऑप्शंस। जैसे अभी मैंने कहा कि 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर रहे हैं और आपको शक है कि हो सकता है 4 में ना हो, 8 में कर दें, 12 में कर दें, 5 कैंपसेस में कर दें। जैसे कई बच्चे हैं उनको फास्ट में एडमिशन लेना होता है, तो वो फास्ट लाहौर में भी कर देते हैं, फास्ट फैसलाबाद में भी कर देते हैं, फास्ट इस्लामाबाद में भी कर देते हैं, फास्ट पेशावर में भी कर देते हैं। ये 300-400 किलोमीटर के रेडियस में सारे कैंपस हैं। कराची वाले ज़रा आउट ऑफ वे हो जाता है। तो मैंने देखा है कि 4 में एडमिशन लेके लोग पढ़ लेते हैं और बाय एंड लार्ज एक अच्छी ऑप्शन उनकी बन जाती है। एक आध केस में एडमिशन ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे कैंपस में, लेकिन फास्ट की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि मेरिट की बेस पे होगा ट्रांसफ़र भी, या म्यूचुअल रेसिप्रोकल होता है कि बंदा फैसलाबाद में सिलेक्ट हो गया, एक बंदा इस्लामाबाद में सिलेक्ट हो गया, तो दोनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दोनों मेरिट पे हैं, तो वो एक्सचेंज हो सकती है सीट। इस तरह की चीज़ें आपको ऑप्शंस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। ये एक जेनेरिक सा मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, इसकी एग्जांपल्स फ़र्क होंगी, इसके रैशनल्स फ़र्क होंगे, इसके परसेंटेज डिसीजन मेकिंग में जो हमने दूसरी स्लाइड में जाके पढ़ा कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस, जो वेटेज आपने देनी है किसी चीज़ को, वो वेटेज आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके पेरेंट्स से, आपके यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स हैं आपके, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तबीयत फ़र्क है। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत सारी सिस्टम के ऊपर नहीं चलती, पर्सनैलिटी डिपेंडेंट होती हैं।
अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप पर्सनैलिटी डिपेंडेंट सिस्टम को सिस्टम डिपेंडेंट सिस्टम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें और उसके मुताबिक फैसले करने शुरू कर दें, तो दिस इज योर फॉल्ट, नॉट दी वाइस चांसलर्स फॉल्ट और दी सिस्टम्स फॉल्ट। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान में ये फैसले कैसे होते हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, 20-20 साल हो जाते हैं लोगों को मरे हुए, तो फिर उसको सजाए मौत से वो हटा के तो माफ़ कर देते हैं। तो इस मुल्क में अगर आपने इस तरह के फैसले करवाने हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा अदालती निज़ाम कैसा है जिसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं, या जिसके अंदर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह फैमिली के मसाइल हैं, आपके जॉब्स के मसाइल हैं, ट्रांसफर्स के मसाइल हैं, ग्रोथ के मसाइल हैं। अब आपने पीएचडी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इफ दिस इज योर गोल तो आपके लिए फिर किसी दूर दराज मुकाम पे भी जाना पड़ेगा आपको। या आप कहते हैं नहीं यार मैंने इस्लामाबाद में रहना है, पहली प्रायोरिटी मेरी इस्लाम, तो आपकी वेटेज फर्क आ गई, आपकी प्रायोरिटीज फर्क हो गई। अगर आपने इस्लामाबाद में रह के काम करना है तो फिर आपको इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में किसी छोटी ऑप्शन पे रह के फिर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेना है। लेकिन क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपकी इस्लामाबाद में है, या आप कहते हैं मैंने टॉप ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, 1 करोड़ रुपए फीस है लम्स की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख रुपए फीस है IBA की, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो आपकी फिर वो बेंचमार्क्स फर्क हो गए, क्राइटेरिया फर्क हो गया। अदरवाइज जीकी में भी वही पढ़ाई है और इंजीनियरिंग के कैडर्स में तो खास तौर पे फिर आपने मेहनत खुद करनी है। लम्स में आप 50वें नंबर पे होंगे तो जीकी में आप हो सकता है 10वें नंबर पे हो, और फास्ट में आप पहले नंबर पे हो, कंप्यूटर साइंस सेम डिपार्टमेंट। तो अगेन विच वन इज बेटर, 50वां नंबर, 10वां नंबर या पहला नंबर? अगेन ये नंबर्स भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसको और आप इन्हेंस कर सकते हैं। स्लाइड शेयर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लेक्चर सुनिए लोगों के, बुक्स पढ़िए इसके ऊपर। ये पूरा एक टॉपिक जो है एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, लोगों ने इसके अंदर PhDs की हुई हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक हल्का सा आपको आइडिया दिया है कि आप या आपके स्टूडेंट्स को अगर डिसीजन मेकिंग करनी है उसके अंदर क्या फैक्टर्स होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे जिसकी बेस पे आप फैसले करेंगे। और हर एक की फ़र्क होती हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग फ़र्क होती हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की अहलियत फ़र्क होती है हर एक की। बाज़ लोग AC के बगैर जा सकते हैं, बाज़ लोग नहीं जा सकते ट्रैवल में, सफ़र में। बाज़ लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र करके भी अनकंफर्टेबल रहते हैं, और बाज़ लोग इकोनॉमी में भी कहते हैं यार जहाज़ में तो जा रहे हैं ना, ट्रेन में तो नहीं जा रहे ना। तो पैरामीटर्स फ़र्क हैं। सो मेरा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। लेट ज्वाइन किया था, सर के लिए चला गया था। जी ठीक। ये हमने बच्चों के लिए बताया पहले शुरू में, दाखिला लेने से पहले किसी यूनिवर्सिटी में जी जी उनको अपने जो है सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए? जी बिल्कुल मैंने बताया। अच्छा, शुरू हमने वही किया था। ठीक लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? आप अपनी आवाज़ सुनाते रहिए। जी मैंने कहा कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।